नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। नमस्कार, इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप तमाम सुधी दर्शकों का। मैं पूजा शाह, आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली व्यूअर्स ऑफ डीडी बिहार। जी हाँ दर्शकों, हम जब कभी गमगीन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो इष्ट है, हम जिसे पूजते हैं, वो हमारी इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हैं। हम थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये परीक्षा की घड़ी है। इस आग में जब हम तप जाएंगे तभी तो हम निखर कर हीरा बनेंगे और चमकेंगे, ज़रूर चमकेंगे। बस बेशर्त हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और पूरी लगन से अपने उस चीज़ को, उस चाहत को पूरी करनी है जिसके लिए हम हर दिन जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज सुबह में बिहार बिहान की शुरुआत हुई है। तो एक क्षण के लिए केवल हम पॉजिटिव नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हम पूरे दिन सकारात्मक रहें। और उसके लिए सबसे पहले बिहार बिहान कार्यक्रम सुबह सवेरे आपके लिए लेकर आता है महापुरुषों के ऐसे वचन जिन्हें हम आत्मसात करते हैं और रहते हैं पॉजिटिव। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं हम अपने पहले सेगमेंट अनमोल वचन से। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने परिकल्पना को वास्तविक बनाया है। जिस तरीके से चट्टानों के बीच से भी नदियां अपना रास्ता बना ही लेती हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में बखूबी इन्होंने भी मुश्किलों का सामना करके अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ अपने पूरे परिवार ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश बिहार के नाम को भी अलंकृत किया है। किसी नाम, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन चलिए इनसे अब आपको मुखातिब मैं कराती हूँ। हमारे साथ हैं के गोस्वामी, हमारे इंडियन टेलीविज़न का एक जाना माना चेहरा। जी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपको ना देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आपके जो किरदार निभाए गए हैं ना, उससे हमारी यादें ही कुछ ऐसे जुड़ी हैं। लेकिन ज़िंदगी का भी एक किरदार होता है। आप मुजफ्फरपुर बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ आपने कैसे एक्टिंग का जो कीड़ा है आपके भीतर कैसे आ गया और वो सुगबुगा के आपको किस तरीके से यहाँ से उठाकर सीधा बम्बई ले गया और पूरे देश में आपने बिहार का परचम लहराया? कैसे ये सफ़र आपने शुरू किया? सबसे पहले मैं बताऊं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने माँ बाबूजी का। मुझे माँ बाबूजी ने कभी छोटे हाइट का होने का एहसास ही नहीं होने दिया। और एक्टिंग का कीड़ा मेरे पिताजी से मुझे लगा था। मेरे पिताजी जो गांव में ड्रामा होता है ना गांव में, तो ड्रामा में मेरे पिताजी डायरेक्टर बनते थे और उसमें वो खुद भी एक्टिंग करते थे। तो मैं उनके साथ उनके रिहर्सल पर होता था और उन्हें देखता था किस तरह से लोगों को सिखा रहे हैं और किस तरह दूसरे एक्टर, मर्द लोग पहले औरत बनकर एक्टिंग करते थे। तो उनसे ये जो शिक्षा मिली थी, थोड़ी बहुत जो कीड़ा जो लगा था, शुरुआत वहीं से हुई थी। जी, शुरुआत वहीं से हो गई, घर से ही कहीं ना कहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि घर पहला विद्यालय होता है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुंबई गए आप, वहाँ पर आसान नहीं होता है। मैं बहुतों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि छोटे शहरों से उठकर मुंबई जाते हैं, वहाँ स्ट्रगल करते हैं। आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन छोटे पर्दे की बात करूँ, बड़े पर्दे की बात करूँ या किसी भाषा की बात करूँ, किसी भी इंडस्ट्री को आपने छोड़ा नहीं है। ये कमाल कैसे किया आपने? लगन और ईमानदारी, और जिस काम को हम करते हैं उसमें अगर आप ईमानदारी से करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, तो दिल्ली दूर नहीं है। आसमान बहुत बड़ा है उड़ान भरने के लिए। आपके पास बहुत जगह है। अगर आपके अंदर टैलेंट कम भी है, लेकिन लगन और ईमानदारी से आप अपने लगन को करते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। कभी भी ये सोचकर कि मैं ये कैसे करूँगा, ये नहीं होगा, और उदास होकर घर में बैठ जाना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब्दुल कलाम साहब से आप सीख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति जी,
जो थे उनसे आप सीख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत किया और कहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारा इतिहास है हमारे बिहार में जो शिक्षा देती है हमें, और उसी में अगर आपके अंदर कोई कमी है लोगों के नज़र में, मेरे नज़र में मुझ में कोई कमी नहीं है, तो आपका जो विश्वास है वो डबल हो जाता है। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, और मतलब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर मैं अपनी कमज़ोरी को कमज़ोरी समझ लूँगा तो मेरे जैसे दूसरे लोग और कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर ये हो सकता है कि मैं अगर अपने कमज़ोरी पर ही रह जाता तो गांव में लोग मुझे ढेला मारते, मैं बकरी चराता, गांव में इधर उधर होता, लोगों के हंसी का पात्र बनकर रह जाता। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ मेरे माँ बाबूजी का, मेरे सभी पुराने दोस्तों का जो बिहार के, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, हाई स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े। उन लोगों ने कभी मुझे छोटा होने का एहसास नहीं होने दिया, और मैं उन लोगों के प्यार और आशीर्वाद से उन सब ने मुझे पुश किया, और मुझे आगे बढ़ने में, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ा हूँ, मुझे सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। और आपको सबका आशीर्वाद तो मिला ही, लेकिन आपकी जो लगन थी और आपने जो रोल निभाए हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर, चाहे 90 का दशक हो, 2000 का हो, मेरे दर्शक भी मुझसे तारुफ रखते होंगे, या फिर आज की मैं बात करूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके चेहरे को नहीं जानता हो, या फिर आपको देखता हो और चेहरे पर मुस्कान नहीं आती हो। ये छाप कैसे छोड़ी आपने? बस वही मेहनत, लगन, जो भी किरदार मुझे मिला। पहले तो जब मैं मुंबई गया था तो उन दिनों छोटे हाइट के लोगों के लिए फिल्मों में रोल ही नहीं होता था। कभी इधर से आओ उधर चले जाओ, फाइट में आया पंखे पर लटक गया। तो जब मुझे ऐसे रोल ऑफ़र हुए, मैंने कहा सर मैं ये रोल करने के लिए बिहार से नहीं आया हूँ। तो लोगों ने मुझसे पूछा हाँ तो क्या? मैं बोला सर मैं दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, और कॉमेडियन में महमूद साहब या जॉनी लीवर साहब इस समय चल रहे हैं, तो मैं इस तरह का रोल करना चाहता हूँ और इतनी ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। मैं ये मुजरा में जो गाना में एक छोटा आदमी आया पान देकर और चला गया, ये करने नहीं आया हूँ। मैंने लोगों को समझाया, जो कहानी लिखते हैं, जो रोल लिखते हैं, जो राइटर्स, उनसे मिला। मैंने बोला मेरे लिए रोल लिखिए, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं शाहरुख खान, सलमान खान ऐसा काम कर सकता हूँ। और कौन कहता है कि छोटा आदमी हीरो नहीं बन सकता? आप लिखिए तो कहानी। और मुझे बहुत खुशी है कि बॉलीवुड के लोगों ने मुझे बहुत आड़े हाथों लिया, बहुत प्यार दिया। शक्तिमान के जो राइटर ब्रिजमोहन पांडे जी और मुकेश खन्ना जी जो शक्तिमान में थे, उनसे मैं भिड़ गया था कि मुझे आप एक ही डायलॉग देते हो, हर एपिसोड में आप मुझसे एक ही बोलवाते हो, अंधेरा कायम रहे। मैं सर मैं कितना दिन अंधेरा कायम रखूँगा? बिल्कुल। तो बोले तो, मैं बोला तो क्या सर, शक्तिमान छोटा भी हो सकता है ना? छोटा हो जाएगा तो मैं शक्तिमान बन जाऊँगा। तो उन्होंने, उनका एक दूसरा सीरियल आया था DD1 पर, आर्यमान, उसमें मुझे 2 रोल कराए। एक तो 10,000 साल का बुढ़े का रोल दिया जो बहुत चैलेंजिंग था, और उसमें मुझे एक्टिंग के साथ बॉडी से भी 10,000 साल का व्यक्तित्व दिखाना था, तो वो भी किया। और एक और कैरेक्टर दिया जो विलेन है, जो जन्म लेता है और जन्म लेते ही अपने माँ की हत्या कर देता है। तो वो वाला विलेन का रोल भी मुझे पूरा ब्लैक कर दिया गया था, और मेरे पीछे टेल लगा करके वो क्रोकोडाइल वाला कांटा लगा, और मैंने उसको भी निभाया। और उसके बाद जूनियर जी में पहले छोटे से रोल के लिए मैं गया। प्रमोद माथुर साहब जिन्होंने माधुरी दीक्षित जी का जो बेटा में और खलनायक में मेन विलन थे, वो उसमें मेन विलन थे जूनियर जी में। और बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पैदा किया था और मैं उन्हें ही मार डालता हूँ और मैं बन जाता हूँ मेन विलेन। तो ये चला। फिर शक्तिमान के बाद शाका लाका बूम बूम, सोनपरी, और उसके बाद आया कोई है विकराल। और विकराल ने मुझे बहुत अच्छी पहचान दी। उसमें मेरा नाम गबरू था।
जी हाँ दर्शकों, तो चलिए अब बारी है हमें हिट और फिट रहने की, और जब हम हिट और फिट रहेंगे ना तो यूं ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और मुस्कुराहट की जब बात हुई है तो एक शख्सियत हमारे साथ भी हैं, हमारे साथ हैं के गोस्वामी सर। आपसे हम योग विहार में जाने से पहले बात कर रहे थे और जिक्र हुई आपके शो विकराल घबराल की, कोई है कि ये सारी जब सीरियल्स की बातें आती हैं तो बचपन जो है हमारा ताज़ा हो जाता है। हम जो मिलेनियल्स हैं या जो 90s के बच्चे हैं वो आपको बस देखते ही पहचान जाते हैं, या फिर ये नाम से ही आपका चेहरा उनके जहन में आ जाता है। कितना मेहनत लगा इन सारी जो भी आपने किरदार निभाए हैं इनको चरितार्थ करने में? मेहनत तो करना ही चाहिए। और मैं मेरे जो भी मेरे बाद वाले एक्टर हैं, चाहे वो शॉर्ट हाइट के हैं या नॉर्मल एक्टर है, सबके लिए एक ही बात कहूँगा कि आप सबको जो कैरेक्टर मिलता है उसमें पूरी तरह से आपको घुस जाना चाहिए। और जब तक आप शूटिंग कर रहे हैं, जब तक आप उस कैरेक्टर में हैं, तब तक ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इस मोबाइल ने जीना ख़राब कर दिया है। अच्छे अच्छे एक्टर की एक्टिंग को चौपट कर देता है, तो परिवार टूट जा रहे हैं। तो इस मोबाइल को दूर रख दीजिए, इतना दूर रखिए कि वो आप पर कोई प्रभाव न छोड़ पाए। तो हम भी वही करते हैं। उस समय जब मैंने शुरू किया था तब तो मोबाइल था भी नहीं, तो जब हमें स्क्रिप्ट मिलता है तो हम पूरी तरह उसी में लगे रहते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं। और ये भी समझने की कोशिश करते थे या करते हैं अभी भी कि मेरे साथ जो एक्टर हैं वो उनका अंदाज़ क्या है, वो कैसे बोलेंगे, फिर मैं उस पर क्या रिएक्ट करूँगा। तो उस पर जब मंथन करेंगे, जब एक्टिंग में ही बने रहेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकल के आएगा ही। और जो लोग एक्टिंग को बहुत साधारण ले लेते हैं, हाँ डायलॉग याद किया और बैठ गए, मुझे तो याद है, हो जाएगा से नहीं चलता है। जब तक आपका वो सीन कंप्लीट नहीं हो जाता, लगे रहना चाहिए। क्या बात है। लगे तो आप बहुत रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमने इतने सारे सीरियल्स में आपको काम करते देखा। बड़े पर्दे की बात मैं करूंगी, लेकिन पहले छोटे पर्दे की मैं बात करना चाहूंगी। बहुत बिजी शेड्यूल होता है एक एक्टर का, जब आप बहुत सारे सीरियल्स कर रहे हैं, हर रोज शूट पे जा रहे हैं, उस बीच में परिवार को समय देना कितना मुश्किल हो जाता था, दोनों को हैंडल करना? मैं टीवी से पहले फिल्म में काम करता था। भोजपुरी से शुरुआत हुई थी मेरी। पहली फिल्म रखिया लाज आंचड़वा के कुमार विकल जी डायरेक्टर थे। उसके बाद विजय खड़े साहब की उंगली पकड़ के मुंबई पहुंच गया। उसके बाद वहाँ भोजपुरी फिल्में बनती ही नहीं थी। मतलब भोजपुरी ऐसा था कि साल में कभी एक आध बन जाती थी। और भोजपुरी वाले जो होते हैं, अपने क्षमा चाहता हूँ बिहार वालों से ये किसी को आंकते नहीं, मतलब हाँ ठीक है। तो ये कम आंकना जो है ना, ये हमारी एक कमी है। तो मुझे अपने भोजपुरी वालों ने आंका ही नहीं। तो भूखमरी की हालत में मैं था। मैं 4-4 दिन 6-6 दिन खाना नहीं खाता था। मतलब पैसे नहीं होते थे, और थोड़ा बहुत पैसा होता भी था तो खर्च नहीं करता था कि अभी खर्च कर दूंगा, खा लूँगा, तो फिर उसके बाद के लिए मेरे पास नहीं है। तो मैं 4-4 दिन तक भूखा सो करके, खाली पानी पी पी करके, पानी देखकर उल्टी होने लगती थी। तो उसके बाद भोजपुरी से मैं छोड़ा और हिंदी की तरफ ट्राई किया। तो हिंदी में मुझे जॉनी लीवर साहब का कभी नौकर बन गया, कभी उनका बेटा बन गया, बेनाम, और कई फिल्मों में लावारिस, जो अक्षय खन्ना, मनीषा कोइराला जी थे, और ऐसे ऐसे रोल मुझे मिलने लगे। और पप्पू पास हो गया जय किशोर अब्दादा के साथ, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा की वहीं दोस्ती हुई थी तो इस तरह पहले मैं हिंदी फिल्मों में काम किया। और इसी दौरान मुझे शक्तिमान का ऑफ़र हुआ, जूनियर जी, शाका लाका बूम बूम, और फिर कोई है, और विकराल और घबराल। तो विकराल और घबराल सीरियल ने मुझे अच्छी पहचान दी। और तब मेरी शादी हो चुकी थी, और मेरी पत्नी का कहना था, हे कथी करे ले, कैसन शूटिंग होकर लेगी रुआ घर ही ना हो ले। मतलब 3 दिन 4 दिन हो जाता था कई बार। एक दिन में 2-2 3-3 शूटिंग करने के वजह से मैं एक शूटिंग से दूसरे शूटिंग, दूसरे से तीसरे शूटिंग जब कर रहा हूँ तब तक पहला वाला आ जाता था फिर से।
तो मैं वहाँ से वहाँ पहुँच जाता और वहीं जो वक्त मिल जाता था थोड़ा सोने का तो सेट पर ही सो लेता था। और मैं ये कभी नहीं बोलता था कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे काम करने की जो लालसा थी, जो लालच था, सो मुझे परिवार मुझे उसके सामने सब कुछ छोटा लगता है। मेरा परिवार, मेरे सभी, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्तों से, मुझे सब पूरी दुनिया छोटी लगती है मेरे काम के सामने। मैंने अपनी शादी के टाइम पर भी मैंने शादी छोड़ दिया था और मैं काम को चुन लिया था और मैं शूटिंग के लिए रुक गया और शादी भी नहीं हुई और शूटिंग कैंसिल हो गई। सो ऐसी भी कहानी मेरी जो होने वाली पत्नी थी उनकी शादी मेरे छोटे भाई से कर दी गई ज़ोर ज़बरदस्ती के। और ठीक है आपका ये बेटा भी तो शादी के लायक है, आप कर दो इनसे। उस बेचारे की शादी हो गई और फिर मेरी शादी बाद में हुई इनसे, जो अभी मेरी वाइफ है। तो ये मुझसे शिकायत करती थी कि क्या ये शूटिंग है और वह घर ही ना अवेले, 3 दिन 4 दिन तक ले बाहर रह ले। तो मैं समझाता था देखो ये समय हमेशा नहीं रहता है, मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त चल रहा है और अच्छा समय चल रहा है, मुझे पैसे कमा लेने दो। तो जब डे नाइट जब करते हैं, जो बहुत सारा काम करते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है और सब। तो सीरियलों ने मुझे मुंबई में घर खरीदवा दिया, गाड़ी खरीदवा दिया और मैं थोड़ा ड्रेसअप हो गया, थोड़ा अच्छा कपड़ा, अच्छा सब कुछ सीरियलों से मुझे मिला। बिल्कुल, सीरियलों से कमाई भी अच्छी हुई, तो कहीं ना कहीं एक्टिंग में अच्छी करियर आप बना सकते हैं। मैं चाहूँगी कि जो हमारे बिहार प्रदेश के जो आज के उभरते हुए अभिनेता हैं या जो अभिभावक हैं, कहीं हिचकिचा रहे हैं अपने बच्चों को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में भेजने से पहले, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इसमें भी अच्छी करियर वो बना सकते हैं? जैसे आप तो एक बहुत बड़े उदाहरण हैं, लेकिन आप क्या एक संदेश देंगे? एकदम अपने बच्चों को मत रोकिए, किसी को मत रोकिए। अगर उनके अंदर वैसी क्षमता है और आपको दिख रहा है कि ये लड़का हो या लड़की कुछ कर सकता है, तो उसे उसकी उड़ान भरने दीजिए। और जो नए कलाकार आते हैं उनसे मैं ये बात कहूँगा कि आप जब भी जाएं, जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, पूरी ईमानदारी और लगन से उस काम को कीजिए। आप सक्सेस आपकी गारंटी है। लेकिन जहाँ भी आपने थोड़ी भी बेईमानी की आपके करियर से, आपके काम से, तो मुश्किल है। और लड़के और लड़कियाँ, स्पेशली जो बहनें हमारी जो एक्टिंग के लिए आती हैं, उनके लिए कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी में रहती हैं, मुझे जल्द से जल्द हीरोइन बन जाना है, तो उनके लिए बहुत सारी बुरी खबरें आती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि मत कीजिए जल्दीबाजी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कछुआ, और कछुआ कभी हारा नहीं है। तो कछुए की चाल चलिए। लिफ्ट से चलने वाला व्यक्ति जितना जल्दी पहुंचता है उतना ही जल्दी नीचे आता है। सीढ़ियों से चलिए। अपने माँ बाबूजी के बताए रास्ते को कभी मत छोड़िए। जिन किसी ने भी अपने माँ बाप को भगवान माना है, आप देख लीजिए अमिताभ बच्चन साहब को, देख लीजिए सलमान खान साहब को, जिसने भी अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजा है। आप आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसने भी अपने माँ बाप को भगवान माना है वो किस ऊंचाई को छुआ है। तो माँ बाप सबसे बड़े गुरु होते हैं, सबसे बड़ा शिक्षक, और आपका सबसे ज़्यादा कोई भला चाहता है तो आपके माँ और बाबूजी। तो माँ और बाबूजी का जो बात काटता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। मुस्कुराने और गुदगुदाने की मैं इसलिए हमेशा बात करती हूँ क्योंकि जब हम आपको देखते हैं ना, तो आपने जो छाप छोड़े हैं अपने किरदारों से, वो हमें याद आ जाते हैं, हमारे जहन में उतर जाते हैं। तो किस प्रकार, मैं चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कैसे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े, लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं अभिभावक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपके अभिभावक ने आपका साथ दिया, तो मैं चाहूँगी कि उन अभिभावकों को क्या कुछ कहेंगे जिनके बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम सभी जानना चाहते हैं कि अभी आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको कहाँ कहाँ देख पाएंगे हम, क्या कुछ बताएंगे?
हाँ, पेरेंट्स से मैं यही बोलूँगा कि उनके बच्चों को कभी ना रोकें, जो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। और कभी ये मत सोचिए कि कहाँ पर जाने से मेरे बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा, या जैसे फिल्म इंडस्ट्री में स्पेशली लड़कियों के लिए अभिभावक सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है देखने जाएंगे तो घर से बाहर निकलते ही अच्छा नहीं है। हर जगह गड्ढा है तो गड्ढा से कूद कर निकल जाते हैं ना, गड्ढे को पाट कर निकल जाते हैं। उसी तरह सब जगह हमारे बच्चे निकल जाएंगे। आप उन्हें रोकिए मत, टोकिए मत। टोकिए अगर वह कुछ गलत कर रहा है तो। और उसके करियर की बात करें तो जो बच्चा, लड़का या लड़की, अपने करियर को जहाँ चुनना चाहता है उसे चुनने दीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं आप उसे रोक रहे हैं तो मतलब अगर वो गलत भी कर रहे हैं ना तो उन्हें आपके कहने से वो रुकने वाला है नहीं। उसे करने दीजिए। खुद ब खुद जब ठेस लगेगी तो बुद्धि बढ़ती है। ये कहावत हमने बचपन से सुनी है। तो ठेस लगेगा, उसकी बुद्धि बढ़ेगी। सो खूब बढ़ने दीजिए आगे, कहीं रुकावट मत डालिए। क्या बात है। जी, जी। आपको कहाँ देखेंगे हम, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं फिर से आपको स्क्रीन पर देखने के लिए। जी, मेरा CID फिर से शुरू हो गया है और CID में आप मुझे आने वाले एपिसोड में भी देखेंगे। पहले भी मैंने किया है। और इन दिनों मैं नारी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ यहीं आपके पटना में। और इसके बाद भी कई भोजपुरी फिल्में हैं, कई हिंदी फिल्में हैं, एक गुजराती फिल्म किया है भवानी रिपोर्टर, मराठी फिल्म कर रहा हूँ। सो अलग अलग भाषाओं की फिल्म में भी आप मुझे देख सकते हैं। लेकिन बिहार की फिल्म जब भी शूटिंग के लिए मुझे ऑफ़र आता है, और अगर बिहार में शूटिंग है तो मैं सबसे पहले इस फिल्म को हाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बिहार आने का बहुत लालच होता है। ये बहुत अच्छी बात कही। लेकिन के गोस्वामी जिनको हम जानते हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने असली रूप में कुछ हम बिहार वासियों को, पटना वासियों को कुछ कहते चले जाएं। क्या कहें, मैं जो मुझे लिख कर मिलता है एक्टिंग करने के लिए उसमें मैं और जान डाल देता हूँ, जहाँ पर लोगों को बहुत मज़ा आ जाता है। लेकिन मैं रियल लाइफ में जो हूँ बहुत गंभीर हूँ। एकदम गंभीरता से अपनी बातें रखता हूँ, बहुत पेशेंस से बातें करता हूँ। सो मैं हाँ आपको क्या हंसाऊँगा, आप बस मुझे देखकर हंसते हैं, यही बहुत है। मैं भी आपको देखकर हंसता हूँ। कई लोग मुझे सोचते हैं कि मैं छोटा हूँ, मेरी हाइट कम है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपकी हाइट ज़्यादा है, वो भी तो कमी है आप में। आपके ऊपर जो 3 फीट जगह आपने ज़्यादा ले लिया, जो एक्स्ट्रा ले लिया, मेरे पास 3 फीट ज़्यादा है उड़ान भरने के लिए। यही तो है के गोस्वामी, यही आपका अंदाज, और इसी पे हम सभी फिदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आज उपस्थित होने के लिए, और हम सभी को इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए, हंसाने गुदगुदाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज इस सुबह की शुरुआत हमारे पहले मेहमान से हमने की, हंसकर, मुस्कुराकर, गुदगुदाकर, और अब जैसे कि उनसे हमने बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त की हैं, और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में आगे निरंतर बढ़ने के लिए हमें लड़ते रहना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन इन सब चीज़ों को सही ढंग से करने के लिए ज़रूरत है कि हम शिक्षित हों, हमारे पास शिक्षा का अस्त्र हो। और अगर किसी भी कारणवश आपकी पढ़ाई रुक गई है या फिर आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प होता है दूरस्थ शिक्षा का, जिसमें कि इग्नू बहुत अधिक कारगर साबित हो रहा है। किस तरीके से कार्यरत है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे सबसे पहले हमारे आज के इस वीडियो सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से। आइए देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा अध्ययन की एक व्यवस्थित एवं सुसंगठित प्रणाली है, जिसमें आमने सामने बैठकर पढ़ने पढ़ाने की बाध्यता नहीं रहती। यह स्व अनुदेशन की प्रणाली पर आधारित होती है और छात्रों की आवश्यकता और उनके स्तर से जुड़ी होती है। इसमें छात्र अपना शैक्षणिक योग्यता पाने के लिए नामांकन लेते हैं और अपनी सुविधा अनुसार किसी कोर्स को पूरा करते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में छात्र को किसी कॉलेज
विश्वविद्यालय या अन्य संस्थाओं में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि घर बैठे दूरस्थ माध्यम से पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस शिक्षा प्रणाली में पाठ्य सामग्री गुणवत्तापूर्ण और संबंधित कोर्स की आवश्यकता अनुसार तैयार किया जाता है, ताकि इससे तमाम जरूरी जानकारी छात्रों को प्राप्त हो सके। वास्तव में यहाँ पर पाठ्य सामग्री ही शिक्षक की भूमिका में होता है। इस प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस तरह है। दूरस्थ शिक्षा में किसी भी विद्यार्थी को नियमित रूप से कहीं जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है। इस प्रणाली से पढ़ाई करने की फीस भी कम होती है और यह सभी के लिए समान रूप से सुलभ होता है। किसी भी कोर्स के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रहती है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छात्र पारंपरिक कोर्स के अलावा वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। सूचना क्रांति और इंटरनेट की उपलब्धता ने इस शिक्षा प्रणाली को और आसान बना दिया है, क्योंकि छात्र अब घर बैठे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। पत्राचार द्वारा किए गए कोर्स का महत्व किसी भी स्तर पर रेगुलर कोर्स से कम नहीं होता है। ऐसे में आज कई संस्थान हैं जो छात्रों के लिए दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध करा रही है। इन संस्थानों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में भारतीय संसदीय अधिनियम द्वारा हुई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो भारत सहित विश्व के 33 देशों में 40 लाख से ज्यादा छात्रों को मुक्त और दूरस्थ अध्ययन उपलब्ध कराती है। इग्नू का दृष्टिकोण यह है कि यह पूरे देश में समाज के सभी वर्गों, सुदूरवर्ती क्षेत्रों और वंचितों तक सुगमता पूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचा सके, और आज इग्नू इसे प्राप्त करने में पूरी तरह सफल रहा है। इस उद्देश्य से आगे आज इग्नू उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जो किसी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय में रहने के बावजूद अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाना चाहते हैं। इग्नू का दृष्टिकोण उन लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना है जो पारंपरिक कक्षाओं में नहीं जा सकते। इग्नू में शिक्षा के तरीके को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वीडियो पाठ्यक्रम, ई लर्निंग सामग्री, ऑडियो वीडियो क्लिप्स और ऑनलाइन परीक्षाएं शामिल होती हैं। इसके अलावा इग्नू छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों और ट्यूटरिंग सुविधाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। यह संस्थान आज 300 से अधिक पाठ्यक्रमों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री और डॉक्टरेट की पढ़ाई करवाती है। वास्तव में इग्नू आज दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास कर रही है और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रही है। इग्नू द्वारा प्रदान की जाने वाली लचीली शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को समय और स्थान की स्वतंत्रता देता है। इग्नू का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाना है, ताकि सभी वर्गों और वंचितों को शिक्षा का समान अवसर मिल सके और वह आत्मनिर्भर बन सके। डिस्टेंस एजुकेशन, इस नाम से हर कोई परिचित है आज के वक्त में, और आज के समय की मैं मांग शुरू से कह रही हूँ। और ब्रेक पर जाने से पहले भी आपने बताया कि आज के समय के साथ हाथों में हाथ मिलाकर ये चल रहा है, कंधे से कंधे मिलाकर इग्नू चल रहा है। बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन इसी के साथ कहीं ना कहीं जहन में एक बात आती है कि डिस्टेंस एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है, शिक्षक के द्वारा हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो हम कैसे सारे जो भी परेशानियां हैं चैप्टर्स में या जो भी स्टडी मटेरियल है उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे, क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो मन में धारणा होती है डिस्टेंस एजुकेशन में, जब हम शिफ्ट करते हैं रेगुलर से, तो जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो जब मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी तो मुझे जब कुछ समस्याएं सामने आएंगी तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसके लिए ही अध्ययन केंद्र बनाए जाते हैं रीजनल सेंटर के अंदर में। जो हमारे रीजन्स होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं कि ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स आपके हैं, और वहाँ जो हमारे रेगुलर कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में हमारे स्टडी सेंटर्स बनते हैं, जहाँ उस कॉलेज के ही जो प्रतिष्ठित शिक्षक होते हैं उनको हम काउंसलर्स के रूप में अपॉइंट करते हैं, और वो एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को हम एक बार एक शेड्यूल बना के भेजते हैं कि आप आइए, अगर आपको कोई
जानना है कुछ, अगर आपको कोई समस्या आ रही है आपके पढ़ाई में, तो आप आके इन अध्ययन केंद्र पे इन शिक्षकों से मिलके उनका समाधान आप ढूंढ सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आप काउंसलिंग क्लासेस जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स हमारे होते हैं उसमें आप अटेंड करें ही, जो कि हमारे रेगुलर में वो जाके पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पे इसको मैंडेट नहीं रखा गया है। तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जो ऐसे हिंदी है, हिस्ट्री है, उनको पढ़ के समझ सकते हैं लोग, लेकिन जो साइंस से या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, या फिर उसके लिए हम वो मैंडेट रखते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है आपके लिए, आपको हर हालत में आके इतनी जो कक्षाएं हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे तो ही आपकी जो समस्याएं आ रही थी, तो वो भी टाइम एक होता है जिस समय आप थ्योरी में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आपके जो प्रैक्टिकल के सेशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल की एक काउंसलिंग क्लासेस भी होती हैं, उसके बाद उनको फिर वो सेम चीज़ करना पड़ता है व्यवहारिक तौर पे। तो ये चीज़ें जो है ना, वो स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं कभी कभी, ख़ास तौर पे जो कंप्यूटर के या साइंस के, या भी हमारे पास जो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, वो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसको इग्नू ने छोड़ा है, चाहे वो हमारा ज्योतिष का ही क्यों ना हो, योगा का क्यों नहीं हो, म्यूज़िक क्यों नहीं हो, हमारे जो एग्रीकल्चर्स के प्रोग्राम हैं, लॉ के प्रोग्राम हैं, मेडिकल्स के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, तो इतने सारे वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स मैं आपको बता दूं पूजा कि 333 प्रोग्राम्स अभी तक इग्नू जो है वो ऑफ़र कर रही है अपने स्टूडेंट्स के लिए। और इन सारे प्रोग्राम्स में कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको हम इजीली पढ़ के ही अपने स्टडी मटेरियल के थ्रू समझ सकते हैं, पर उन सब में भी अगर कुछ आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छी जानकारी हमको शायद कोई एक्सप्लेन करे तो मिलेगी, तो उसके लिए हमारे कई ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे ई ज्ञान कोश पे, जहाँ से हम ऑनलाइन ई कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वीडियोस भी डाले गए हैं जो हमारे स्कूल में दिल्ली में जो हमारे मुख्यालय में प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो भी कई बार अपने जो प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना के उसमें डाल देते हैं। वो आर्काइव्ड वीडियोज़ होते हैं जिसको जब कोई स्टूडेंट चाहे तो उसको खोल के अपने समय के अनुसार वो रात में दिन में कभी भी देख के, और जो उन्होंने पढ़ाई की है उस लेक्चर्स को सुन के उससे भी बेनिफिट लेते थे। तो ये बहुत बड़ी जो उनकी ये जो धारणा होती है कि हम अगर जाएंगे तो शायद हमको किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलेगा, या फिर मुझे कोचिंग या ट्यूशन करना ही पड़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें वो जो हैं वो हमने पहले ही समाप्त कर दी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का ही एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे डिस्टेंस एजुकेशन में, जो हम उन तक इस माध्यम से भी पहुंच पाते हैं। और कई बार जो दूरदर्शन है, हमारा ज्ञान दर्शन चैनल है, जो मुफ्त में स्टूडेंट उसके लिए कोई पैसे पेमेंट नहीं करता है और 24 आवर्स वो चलता रहता है, उसमें भी वो अपने शेड्यूल देख सकता है कि उनके प्रोग्राम के लेक्चर्स कब आने वाले हैं। तो दूरदर्शन के माध्यम से ज्ञानवाणी जो रेडियो का एक प्रोग्राम है उसमें भी वो FM पे आता है, तो वो जहाँ भी करीब में है अगर FM स्टूडियो तो उससे वो रिले होते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो उनके पढ़ाई के बीच में आती हैं उसको दूर करने में उनको कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती है। क्या बात है। समस्याएं जीवन में लगी रहती हैं और किसी न किसी कारणवश शिक्षा कहीं ना कहीं ठहर जाता है। मैं चाहूँगी जाते जाते खासकर जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं कहीं हिचकिचा रही हैं पढ़ने से, या और भी जो लोग हैं किसी भी उम्र के, मैं ये भी ज़रूर मेंशन कर दूं किसी भी उम्र के, वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे चलते चलते? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है ना कि किसी भी उम्र में पढ़ाई जो है वो पूरी करने के लिए एक माध्यम जो दूरस्थ शिक्षा देता है, तो 9 एज बार जो हमने रखा हुआ है, 18 साल की उम्र के बाद से 90 इयर्स के जो स्टूडेंट्स होती हैं या महिलाएं होती हैं या जो रिटायर कर जाते हैं, कई बार हमारे DGP DIG उन सब का मन पढ़ने से नहीं भरा होता है, क्योंकि इतना काम वो करते हैं कि उनको बाद में अगर वो शौक़ के तौर पे पूरा करना चाहते हैं तो भी वो आके पढ़ाई करते हैं। तो ये तो उनकी जो जिज्ञासा थी और ज़्यादा कुछ जानने की इसलिए होती हैं, पर जो ज़रूरी है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो एड ऑन कोर्स की तरह से भी अगर किसी ने BSc किया है और उसका इंटरेस्ट जो है वो ह्यूमैनिटीज़ के प्रोग्राम्स में था और वो अब जानना चाहता है, तो वो साथ में अपने जॉब के साथ साथ वो प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स हैं हमारे जिसमें वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उससे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं। तो मैं जाते जाते हम उन सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे, बीइंग अ लेडी, मुझे ये लगता है कि घर के काम काज के बाद उन महिलाओं को उतना पढ़ने का समय और उस पर वो फोकस नहीं कर पाती हैं, लेकिन अपने लिए अगर वो 2 से 3 घंटे, 2 घंटे भी अगर प्रतिदिन निकालते हैं जैसे और काम के लिए निकालती हैं,
तो ज़रूर से वो इग्नू के कोई भी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले जो उनका एक कैरियर बना सकता है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको लगने लगता है कि शायद मैं घर में बैठी रह जाऊंगी और मेरा जो ज़िंदगी है वो पूरे घर के कामों में और बच्चों को संभालने में ही चला जाएगा। तो इस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए उनको अपनी जो क्षमता है और उनकी जो रुचि है उनके अनुसार जो हमारे 333 प्रोग्राम है उसमें से वो जाएं और हमारे इग्नू वेबसाइट पर विज़िट करें। वहाँ जाकर देखें नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स इतने अच्छे अच्छे हैं और उसमें क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी उनकी पूरी है तो वो ज़रूर से एडमिशन लें। और साथ ही हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको जॉब करते हुए पढ़ाई छोड़ दी है, कोई ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया, तो उनको अगर प्रमोशन चाहिए, उनके इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और अच्छा चाहिए तो एड ऑन प्रोग्राम के तौर पे वो अपनी पढ़ाई हमारे यहाँ के करें। क्योंकि जो सर्टिफिकेट से लेके पीएचडी प्रोग्राम जो 6 महीने के कार्यक्रम होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वहाँ से लेकर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और साथ में ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम्स तो अवेलेबल हैं ही। और बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जिसको करने के साथ तुरंत ही जो हमारे छात्र छात्राएं आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर उपस्थित होने का। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपके प्यारे से खत हम तक पहुँचा देने का। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे इस कार्यक्रम के बारे में, इसको लिख भेजने का। तो जल्दी से उठाइए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।